हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल कवर किया है एंड प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, देन प्रोनाउन एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन नाम ही क्या है? प्री पोजिशन, मतलब कि जो नाउन एंड प्रोनाउन से पहले आए। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। नाउन और प्रोनाउन के पहले वाले पोजीशन पर जो वर्ड्स आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। द कैट इज सीटिंग ऑन द चेयर। तो ऑन द चेयर क्या है? नाउन है, एंड इससे पहले क्या है? प्रीपोजिशन ऑन। तो इसी तरीके से सी लीव्स बाय हाउस, वो घर के बगल में रहती है। तो ये हाउस क्या है? नाउन है, एंड बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि नाउन एंड प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनके बाद ये जो नाउन एंड प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द कैट, ये सब्जेक्ट है, एंड द चेयर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन। तो इससे पहले क्या है? ऑन। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। उसके बाद पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? तो एक सेंटेंस है, उसके शुरू में प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है, बीच में भी लगाया जा सकता है, या फिर एंड में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग वाला, ऑन द कॉर्नर देयर आर अ स्मॉल कॉफ़ी शॉप। कॉर्नर पर, तो ये द कॉर्नर क्या है? ऑब्जेक्ट है एंड नाउन भी है। एंड ये जो ऑन है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और कहाँ लगा है? स्टार्टिंग में। ऐसे ही मिडिल में भी हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, जैसे कि द चिल्ड्रन प्ले अराउंड द प्लेग्राउंड। तो ये जो प्लेग्राउंड है ये ऑब्जेक्ट है, एंड वी कैन कॉल इट एज नाउन ऑल्सो। एक नाउन है, जगह है, नाउन है। एंड ये जो अराउंड है इससे पहले लगा है, और ये अराउंड क्या है? प्रीपोजिशन है। ऐसे ही द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड। तो ये अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, और द बेड क्या है? नाउन है, और ऑब्जेक्ट भी है। मैंने आपको बताया जो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी तरीके से एंड में भी लगेगा, जैसे कि व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। तो ये जो फॉर है और ये जो व्हाट है इसके लिए ये फॉर लगा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि नाउन है, एंड इसके लिए फॉर लगा है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? एक तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में फॉर एंड सिंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर का यूज़ होता है लेंथ ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं 4 घंटे से क्लासेस ले रही हूँ, तो 4 घंटे एक ड्यूरेशन बता रहा है। और अगर वहीं पर मैं बोलूँ एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं 4 बजे सुबह से क्लासेस ले रही हूँ और सबको पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? सिंस यूज़ होगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया। और अगर मैंने 4 घंटे बताया, एक ड्यूरेशन बताई, तो वहाँ पर कोई फिक्स टाइम बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर 4 AM से क्लास ले रही हूँ और 8 AM हो चुके हैं। तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए सिंस लगता है, और ये जो 4 घंटे का ड्यूरेशन है इसके लिए फॉर लगता है। ठीक है, तो हमको ऐसे याद रखना है, ये जो सिंस होता है बहुत ही सिंसियर होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तो इस तरीके से आपको याद रह सकता है कि सिंस किसके लिए यूज़ होता है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, चाहे वो मंथ का हो, चाहे ईयर का हो, चाहे वीक का हो, चाहे डे का हो, चाहे टाइम का हो। तो एग्जैक्ट टाइम बताएगा सिंस, एंड ड्यूरेशन कितने घंटे से या कितने सालों से या कितने मंथ से काम हो रहा है वो फॉर बताता है, और सिंस बताता है एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, टीचर हैज़ बीन अब्सेंट फॉर अ वीक। टीचर एक हफ्ते से अब्सेंट है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन से एक हफ्ते से है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक हफ्ते से है, तो ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ विकास हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस थर्सडे, तो डेट एकदम फिक्स बता दिया गया है कि कौन से डेट से वो यहाँ पर रह रहा है, थर्सडे से रह रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ऐसे ही श्याम हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ,
श्याम यहाँ पर 1 महीने से रह रहा है, और कौन से महीने से रह रहा है वो पता ही नहीं है। तो अगर जो 1 महीने से रह रहा है, एक ड्यूरेशन का पता चल रहा है, तो यहाँ हम 4 लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी, तो वो कब से काम कर रही है, जनवरी से। एग्जैक्ट टाइम पता चल गया। मैंने ये नहीं बोला कि 4 मंथ, कि वो 1 मंथ से रह रही है ना, वो जनवरी से काम कर रही है, तो जनवरी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ऐसे ही क्रिश हैज़ बीन वर्किंग हेयर द ईयर, मैंने बोला कि 1 साल से क्रिश यहाँ पर काम कर रहा है, तो 1 साल से कर रहा है, कौन सा साल एग्जैक्ट बताया नहीं गया, ड्यूरेशन बताया कि 1 साल हो गया इसको काम करते करते, 1 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के लिए क्या लगेगा, 4। अगर मैं बोलूँ परी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022, 2022 से परी हमारे यहाँ पर काम कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है कि 2022 से वो हमारे यहाँ पर काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। देन सी हैज़ बीन अब्सेंट फॉर लास्ट 3 वीक्स, पिछले लास्ट 3 वीक्स से, कौन से 3 वीक्स ये नहीं पता, लेकिन लास्ट 3 वीक्स से वो अब्सेंट है, तो यहाँ पर 4 लगेगा। अगर मैं बोलूँ सी हैज़ बीन अब्सेंट सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक कौन सा, एकदम जो पीछे, एकदम ये वीक चल रहा है, इससे जस्ट पीछे वाले वीक को हम लास्ट वीक बोलते हैं। एग्जैक्ट लास्ट वीक पता चल रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, तो यहाँ सिंस लगेगा। और यहाँ पर बोला गया था कि 3 वीक से, पिछले 3 वीक से, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि कौन से पिछले 3 वीक से, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, उसके बाद सिंस एंड फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सिंस जो होता है परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और फ्रॉम परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं होता। जैसे कि सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस सैटरडे, तो वो कब से यहाँ रह रही है, सैटरडे से। एंड हैज़ बीन, ये जो हैज़ बीन है ये परफेक्ट टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एंड यहाँ पर सी इज़ लिविंग हेयर फ्रॉम सैटरडे, ये सैटरडे से यहाँ रह रही है, तो यहाँ पर इज़ लगा है, और इज़ जो है ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको समझ आया कि ये परफेक्ट वाले में लगता है सिंस, एंड नॉर्मल वाले में लगता है फ्रॉम। अब हम देखेंगे एट एंड इन। एट का यूज़ होता है एग्जैक्ट, और इन का यूज़ होता है लॉन्ग। तो एट हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इन का यूज़ करते हैं हम लंबे ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सी अराइव एट 9 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कब वो आई, 9 o'clock पर आई। इसी की जगह अगर मैं बोलूँ सी अराइव्ड इन मॉर्निंग, सुबह तो एक ड्यूरेशन है, मॉर्निंग एक ड्यूरेशन है, तो इसमें वो कब आई, मॉर्निंग में तो आई, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा, तो वहाँ हम इन लगाएंगे। ठीक है, तो सी अराइव एट 9 o'clock एग्जैक्ट पता चल रहा है, एट लगा। सी अराइव इन मॉर्निंग, ड्यूरेशन का बोध हो रहा है, यहाँ पर इन लगेगा। ठीक है, कुछ टाइम्स हैं जिनके साथ हमेशा एट लगता है, और कुछ है जिनके साथ हमेशा इन लगता है। जैसे कि डॉन, सनराइज और डे ब्रेक। डॉन एंड सनराइज, सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है, तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ऐसा तो नहीं है कि 2-3 घंटे से सूर्य उगे ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी देर के लिए होता है कि जिस टाइम पर वो सूर्य उगना चालू होता है और उग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सनराइज होने में, तो ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, एट लगेगा। डे ब्रेक भी बोलते हैं इसको, सनराइज को ही हम डॉन भी बोलते हैं, डे ब्रेक भी बोलते हैं, और सनराइज भी बोलते हैं। ऐसे ही नून, नून क्या होता है, 12 o'clock, दोपहर के जब 12 बजते हैं, एग्जैक्ट 12, तो उसको हम नून बोलते हैं, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही डस्क एंड सनसेट एंड ट्वीलाइट, तो जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो वो भी एक छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसमें सूर्य डूब रहा होता है, तो उसके लिए भी हम एट लगाएंगे। एंड मिडनाइट भी एग्जैक्ट रात के जो 12 बजते हैं, 12 o'clock, उसको हम मिडनाइट बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम एट लगाएंगे। और जनरल नाइट, अगर मैं बोलूँ कि मैं रोज़ रात को कुकिंग करती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। यहीं पर मैं बोलूँ, ठीक है, बर्थडे पार्टी में गई थी, तो ये एक स्पेशल नाइट हो जाएगा, तो इसके साथ हम एट का यूज़ नहीं करेंगे। स्पेशल नाइट, पर्टिकुलर नाइट के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनका आप यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड पर्टिकुलर नाइट। तो यही मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ किसी बर्थडे पार्टी में मैं गई हूँ, तो वो डेली का रूटीन तो नहीं है मेरा, पर्टिकुलर एक स्पेशल किसी चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ इन लगेगा। और जनरल, जो कि डेली रूटीन में कुकिंग है, तो उसके लिए क्या लगेगा, एट लगेगा। एंड
मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम अगर मान लो मॉर्निंग होता है, सनराइज के बाद का टाइम और दोपहर से पहले का जो टाइम होता है उसको मॉर्निंग बोलते हैं। तो एक ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, इन लगेगा। और आफ्टरनून, आफ्टरनून भी मॉर्निंग और नून से पहले वाला जो टाइम होता है उसको हम आफ्टरनून बोलते हैं। तो यहाँ भी एक ड्यूरेशन पता चल रहा है, तो इसके साथ भी इन लगेगा। एंड इवनिंग, इवनिंग भी नून के बाद और नाइट से पहले वाला जो समय होता है वो इवनिंग होता है, तो यहाँ पर भी ड्यूरेशन का बोध होता है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, इन का यूज़ होगा। ठीक है। और एट और इन कहाँ यूज़ होता है, अगर मैं बोलूँ एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, ये भी एग्जैक्ट टाइम जब मूवीज़ चालू हुआ था, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए क्या होगा, एट द बिगनिंग का यूज़ होगा। अगर मैं यही बोलूँ कि जो 19th सेंचुरी था उसके बिगनिंग में, ये तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो इसके लिए क्या होगा, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है। एंड और इन का यूज़ कहाँ होता है, ईयर के लिए, मंथ के लिए और सीज़न के लिए, क्योंकि ईयर भी एक लंबा ड्यूरेशन है, मंथ भी लंबा ड्यूरेशन है और सीज़न भी लंबा ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलूँ हिज बर्थडे इज़ इन अक्टूबर, अक्टूबर में उसका बर्थडे आता है, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि कितने तारीख को आता है, मैंने ये बताया कि अक्टूबर में आता है, तो अक्टूबर तो एक लंबा ड्यूरेशन है, तो इसलिए इससे पहले क्या आया, इन। कौन सा प्रीपोजिशन आया, इन आया। ओके। देन यहीं पर अगर हम एक ईयर का एग्जाम्पल लें, तो अगर मैं बोलूँ शी विल कम इन 2026, तो सी विल कम इन 2026, ये जो 2026 है ईयर है, तो ईयर के साथ भी क्या लगता है, इन लगता है। वो कब आएगी, 2026 में आएगी, तो ये ईयर है, ईयर के साथ इन लगेगा। मंथ था, मंथ के साथ इन लगा। ऐसे ही सीज़न के साथ इन लगेगा कि छुट्टियाँ कब पड़ती हैं, समर सीज़न में, तो वैकेशंस कब होते हैं, समर सीज़न में, तो समर मान लेते हैं एक सीज़न है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, इन आएगा। ओके। देन अब हम देखते हैं ऑन का यूज़ कहाँ होता है, तो डेट और डे, ये दो बहुत ही वफादार है, DOD करके याद रख सकते हो। डेट एंड डे के साथ क्या लगेगा, ऑन लगता है। ठीक है, DOD, इसका मतलब डेट, इसका मतलब ऑन और इसका मतलब डे। तो सी विल कम ऑन जुलाई 12, चाहे वो डेट इस जुलाई से पहले आए या फिर इसके बाद में आए, दोनों के साथ अगर जो डेट आ चुका है, डेट यहाँ पर भी 12th, तो वहाँ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन ऑन ही लगेगा। ऐसे ही सी विल कम ऑन ट्यूसडे, डे है, ये डे है, तो डे से पहले भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है। ओमिशन ऑफ ऑन, कहाँ पर हमें ऑन नहीं लगाना है, तो कहाँ पर नहीं लगाना है, जैसे कि जहाँ कहीं भी लास्ट, इवरी और नेक्स्ट आ जाए डेट और डे से पहले, डेट या फिर डे, इनसे पहले अगर जो ये लास्ट, इवरी, नेक्स्ट, ये सब चीज़ें आ जाए, तो हम उसमें ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर जो मैंने बोला कि ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ ऑन लगाया, लेकिन अगर मैं बोलूँ सी विल कम लास्ट मंडे, यहाँ पर आया लास्ट, इसीलिए इसके साथ हमने क्या नहीं लगाया, ऑन यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में लास्ट आ गया है। ओके। देन फेस्टिवल, तो फेस्टिवल थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जहाँ पर और जगह जहाँ पर फिक्स के लिए एट का यूज़ हो रहा था, लेकिन फेस्टिवल्स के केस में फिक्स के लिए ऑन का यूज़ होगा और एट का यूज़ फिक्स के लिए नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ एट का यूज़ फेस्टिवल में कहाँ पर होगा, तो जिस फेस्टिवल का डेट फिक्स नहीं होता, जैसे कि आज दिवाली, इस साल में दिवाली पड़ी 10 तारीख को, अगले साल दिवाली पड़ी 20 तारीख को, तो ये कोई डेट फिक्स नहीं है ना, तो इसके लिए हम ऐड का यूज़ करेंगे। वहीं जिन फेस्टिवल का डेट फिक्स होता है, जैसे कि क्रिसमस डे इस साल भी 25 दिसंबर को था, अगले साल भी 25 को होगा, इससे अगले भी 25 को होगा, इससे पहले भी 25 को था, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। जिसका फिक्स है वहाँ पर ऑन, जिसका डेट फिक्स नहीं है वहाँ पर एट। जैसे कि गोपाल विल कम एट दिवाली, क्यों एट लगा, क्योंकि दिवाली का डेट फिक्स नहीं होता, इस साल जिस तारीख को आया अगले साल भी उसी डेट को दिवाली नहीं आती है, इसीलिए हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आई एम बिजी एट अ मोमेंट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एट का यूज़ होता है। ठीक है। सी विल कम ऑन क्रिसमस, तो क्रिसमस का डेट फिक्स है, इसीलिए इससे पहले ऑन का यूज़ हुआ है। यहीं पर अगर जो दिवाली है या फिर होली है, इससे पहले अगर हमें ऑन लगाना है, तो उससे पहले अगर जो हम दिवाली और होली जिनके डेट फिक्स नहीं होते उससे पहले ईव लगा दें, ओकेजन लगा दें, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी विल कम ऑन ईव ऑफ दिवाली। ठीक है।
अब हम देखेंगे इन और विद इन। इन और विद इन का यूज़ कहाँ पर होता है? इन का यूज़ होता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने किसी से कोई बुक ली और उसको मैं बोलूँ कि 7 दिन में मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। अगर जो वो सामने वाला इंसान बोले नहीं, नहीं मुझे विदिन 7 डेज़ ही चाहिए, 7 दिन के अंदर ही चाहिए, तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। तो ये वाला मेनली आपको कोर्स टेस्ट में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस के अनुकूल, सेंटेंस के आधार पर ही आपको लगाना है कि कहाँ पर इन लगेगा और कहाँ पर विदिन लगेगा। जहाँ पर ये सेंस आए कि किसी काम को 7 दिन में करना है, ये एग्जैक्ट ना बोला जाए कि तुमको 7 दिन के अंदर ही करना है, तो वहाँ पर इन लगेगा। और जहाँ पर बोला जाए कि 7 दिन के अंदर ही करना है किसी काम को, या फिर कोई एक ड्यूरेशन दे दे कि 2 दिन के अंदर करना है, तो वहाँ पर हम विद इन करेंगे। और वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बोल दिया जाए नॉर्मली कैजुअली कि इतने दिन में ये काम करना है, तो वहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली आपको कोर्स टेस्ट और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस पर ये लगाना होगा कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर इन फिट हो रहा है या विद इन फिट हो रहा है। ठीक है, देन ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग किस लिए यूज़ होता है? इवेंट, ओकेजन, और ये एक प्रीपोजिशन है। एंड वाइल किस लिए यूज़ होता है? जहाँ पर एक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट और आईएनजी वाला नाउन, आईएनजी वाला नाउन क्या होता है? जीरंड होते हैं। ये जहाँ पर आए वहाँ पर वाइल लगेगा, और जहाँ पर नॉर्मल इवेंट, ओकेजन हो वहाँ पर ड्यूरिंग लगेगा। ड्यूरिंग जो है वो एक्शन वाले सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है, जैसे कि स्टूडेंट इंजॉय ड्यूरिंग ट्रिप, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, नो एक्शन हियर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? ड्यूरिंग। अगर मैं वहीं बोलूँ राम गोट हर्ट वाइल प्लेइंग, वो खेल रहा था, खेल रहा था मतलब कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा था, तो वो हर्ट हुआ, उसको चोट लगी, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इससे पहले वाइल लगेगा। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ क्या लगा? ड्यूरिंग लगा। ठीक है, ऐसे ही ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर वॉज इमेंस ब्लड शेड, यहाँ बोला गया है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ। तो रक्तपात हुआ, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि अभी भी वॉर चल रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ सेंस नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वाइल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज़ होगा कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ड्यूरिंग लगाएंगे। ठीक है, देन वाइल। वाइल सी वर्क हार्ड, सी कुड नॉट सक्सीड, जब तक कि वो हार्ड वर्क नहीं करेगी, तो यहाँ पर एक्शन तो करेगी, हार्ड वर्क करेगी तो एक्शन करेगी, तो यहाँ पर एक्शन मिल रहा है हमें, तो वाइल शी वर्क हार्ड सी कुड नॉट सक्सीड। और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल रहा है, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए भी यूज़ होता है वाइल का। ठीक है, एंड आईएनजी, यहाँ पर प्लेइंग था, आईएनजी था, एंड यहाँ पर एक्शन भी था, इसीलिए क्या यूज़ हुआ? वाइल का यूज़ हुआ। ठीक है, देन व्हेन का यूज़ कहाँ होता है? व्हेन का मतलब होता है जब। पिंकी कम आउट व्हेन बेल रंग, जब बेल बजी तब पिंकी बाहर आई, तो यहाँ पर व्हेन का यूज़ होगा। ठीक है, टिल एंड अनटिल भी इन विद इन की जैसे ही है, मतलब कि टिल और अनटिल का भी यूज़ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। कोर्स टेस्ट में किस हिसाब से सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम टिल और अनटिल का यूज़ करेंगे। सी विल वेट टिल या फिर अनटिल वेडनेसडे, अगर मैं बोलूँ कि मैं वेडनेसडे तक वेट करूँगी या फिर वह वेडनेसडे तक वेट करेगी, तो सी विल वेट टिल वेडनेसडे, या ये भी बोल सकते हैं अनटिल वेडनेसडे। ठीक है, टिल का मतलब होता है तक, अनटिल के दो मतलब होते हैं, तक एंड जब तक। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ये वाला सेंटेंस तो सबको क्लियर हुआ कि सी विल वेट टिल वेडनेसडे, वो कब तक वेट करेगी? सी विल वेट, वेडनेसडे तक वो वेट करेगी, वेडनेसडे तक। और वहीं पर अनटिल के लिए भी वेडनेसडे तक वेट करेगी। लेकिन जब तक का सेंस वाला एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, जैसे अनटिल सी कम्स आई विल नॉट लीव, तो यहाँ पर क्या है? जब तक वो आ नहीं जाती, तो यहाँ पर जब तक का सेंस है, जब तक वो आ नहीं जाती तब तक मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टिल का मतलब है जब तक। ये क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे बाय। जो बाय है टाइम के सेंस में यूज़ होता है, बिसाइड के सेंस में यूज़ होता है, डूअर के सेंस में भी यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो टाइम के सेंस में ये बाय का यूज़ हो रहा है वो एक फिक्स टाइम के लिए हो रहा है, फिक्स टाइम है एकदम। जैसे कि पेंटिंग विल कंप्लीट बाय संडे, तो एग्जैक्ट फिक्स टाइम बता दिया गया है कि संडे तक पेंटिंग कंप्लीट होगी, तो वहाँ पर हम बाय लगाएंगे। अगर फिक्स टाइम नहीं होगा तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है,
बिसाइड, बिसाइड का यूज़ कहाँ पर होता है? बगल में, इसका मतलब होता है बगल में के सेंस में, ठीक है। जैसे कि देयर इज़ अ स्कूल बाय द शॉप, ये शॉप है और इसी के बगल में एक स्कूल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बगल में के सेंस में यूज़ होता है। और डूअर के सेंस में जो काम कर रहा है, जैसे कि पेंटिंग वॉज कम्प्लीटेड बाय हिम, इसके द्वारा पेंटिंग कंप्लीट की गई, तो किसके द्वारा? उसके द्वारा कंप्लीट की गई, तो हिम, और यहाँ पर बाय आएगा, ओके। तो ये होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर। ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहाँ पर यूज होता है? प्लेस के सेंस में, जहाँ जहाँ प्लेस का सेंस आएगा वहीं वहीं सिर्फ हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन का यूज़ एंड एट का यूज़, यहाँ पर इन का यूज़ लार्ज एरिया के सेंस में होगा एंड एट का यूज़ एग्जैक्ट एरिया बताने के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक क्लासरूम है एंड टीचर यहाँ पर बैठी हुई है, टीचर इज सीटिंग इन क्लासरूम, तो क्लासरूम में बैठी है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया गया कि यहाँ पर बैठी है, यहाँ पे बैठी है, कहाँ पे बैठी है, बोला गया कि क्लासरूम में बैठी है। तो पूरे एक लार्ज एरिया का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले हम क्लासरूम से पहले क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पर मैं बोलूँ कि टीचर इज सिट एट अ कॉर्नर, तो अगर मैं बोलूँ कि जो टीचर है वो एक कोने में बैठी है, टीचर इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो यहाँ पर टीचर एकदम कोने में बैठी है, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सी लिव इन मुंबई, मुंबई एक लार्ज एरिया है, तो एक लार्ज एरिया का बात हो रहा है तो इन लगेगा। ऐसे ही सी लिव इन जुगनू स्ट्रीट, जुगनू स्ट्रीट एक लार्ज एरिया है, इसके पहले भी इन का यूज़ होगा। ऐसे ही सी लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहती है, तो इंडिया भी एक लार्ज प्लेस है, तो यहाँ पर भी इन लगेगा, ठीक है। या फिर सी अराइव्ड इन इंडिया, वो इंडिया आई, तो यहाँ पर भी इन लगेगा, ओके। एग्जैक्ट प्लेस के लिए, जैसे कि टीचर कोने में बैठी हुई थी तो उसके लिए एट लगा, एग्जैक्ट कॉर्नर को बता दिया गया था, ठीक है। देन सी लिव एट जुगनू स्ट्रीट, 60 जुगनू स्ट्रीट, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रीट नंबर भी बता दिया गया है तो यहाँ पर एट लगेगा, ठीक है। ऐसे ही वी अराइव एट एयरपोर्ट बोलो या फिर एट बस स्टैंड बोलो, तो एग्जैक्ट जगह का पता चल रहा है तो यहाँ पर एट लगेगा, ठीक है। देन अब टू कहाँ कहाँ लगता है? टू का यूज़ होगा गो, गोज, गोइंग, वेंट एंड गोन से पहले। जैसे कि सी वेंट टू इंडिया, तो वेंट आया, तो यहाँ पर क्या होगा? टू, ठीक है। देन सम वर्ड नो टेक प्रीपोजिशन व्हेन बिहेव एज वर्ब, जब कोई वर्ड है, एक वर्ड है, अगर वो वर्ब के जैसा बिहेव कर रहा है तो इससे पहले नो प्रीपोजिशन, इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। और अगर जो ये नाउन की जैसे बिहेव कर रहा है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट है एम्फसाइज्ड, सी एम्फसाइज्ड द पोएम, तो ये है, ये जो सी है ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो एम्फसाइज्ड है ये वर्ब के जैसे बिहेव कर रहा है, और वर्ब के जैसे बिहेव करेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये एम्फसाइज वर्ड अगर जो एज अ नाउन बिहेव करेगा तो प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। जैसे कि ही पुट एम्फेसिस ऑन द पोएम, तो यहाँ पर जो ही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ये पुट है वो क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब इसके बाद से एम्फेसाइज, एम्फेसाइज क्या है? नाउन है, एंड ये ऑन है प्रीपोजिशन, एंड ये द पोएम है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो एम्फेसाइज है ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया? प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर, ऑर्डर्ड जो है ये एक वर्ड है, एंड अगर ये वर्ब की जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि सी ऑर्डर्ड 2 कप टी, तो सी क्या है? सब्जेक्ट, और ऑर्डर्ड क्या है? वर्ब, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर्ड यहाँ पर वर्ब का बिहेव कर रहा है, वर्ब के जैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर बोला जाए सी गेव एन ऑर्डर, तो सी यहाँ पर है सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, और एन ऑर्डर एक नाउन है, इसीलिए यहाँ पर यूज़ होगा फॉर का, जो कि एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। उसके बाद अटैक्ड,
अटैक्ड क्या है, वर्ब है। अटैक्ड अगर वर्ब की जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि द कैट अटैक्ड द रैट, कैट ने रैट के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर अटैक, ये जो कैट है ये है सब्जेक्ट, अटैक्ड है वर्ब, तो यहाँ पर अटैक्ड वर्ब की जैसे बिहेव कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। एंड देयर वॉज एन अटैक ऑन द बॉय, तो देयर है सब्जेक्ट, वॉज है वर्ब, एंड एन अटैक जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर जो अटैक है वो नाउन की जैसे बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, ऑन। किससे पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ऑन लगा है। ऐसे ही एंटर, एंटर है, तो अगर जो एंटर वर्ब के जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि सी एंटर्ड द रूम, सी क्या है, सब्जेक्ट है, एंटर्ड क्या है, वर्ब है, और ये जो द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये वर्ब के जैसे बिहेव कर रहा है एंटर, तो इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ हर एंट्री, उसकी एंट्री, तो ये पूरा का पूरा एक नाउन है। इनटू द पार्क, पार्क में उसकी एंट्री क्या है, वॉज बैंड, तो यहाँ पर ये जो एंटर है कैसे बिहेव है, इसका नाउन के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। प्रीपोजिशन क्या है, इनटू, एंड द पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, वॉज है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑब्जेक्ट से पहले इनटू का यूज़ हुआ है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये एक प्लेस के सेंस में अगर बोला जा रहा है तो ही फॉलो होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक क्लास है, इसके अंदर सी एंटर्ड द क्लासरूम, तो यहाँ पर बोला गया था ना सी एंटर्ड द क्लासरूम, तो वो क्लास में एंटर्ड हुई और एंटर वर्ब का काम कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि दो चार लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं एंड सी एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन, तो वो किसी जगह पर एंटर नहीं हुई है, वो दो चार लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन के बीच में वो भी अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो वो डिस्कशन के बीच में उसकी एंट्री हो गया, किसी जगह की बात नहीं हो रही है, डिस्कशन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इनटू लगेगा। क्योंकि ये जो वर्ब वाला रूल था वो सिर्फ प्लेसेस के लिए ही फॉलो होगा, अलायंस, एग्रीमेंट, डिस्कशन इसके लिए फॉलो नहीं होगा। इसीलिए ये नोट बनाकर लिखा है कि एंटर इनटू एन अलायंस होगा, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट होगा, एंटर इनटू अ डिस्कशन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर जो एंटर वर्ब की जैसे काम कर रहा है तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, इसीलिए इसको नोट बनाकर आप भी लिख लेना, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट, डिस्कशन, अलायंस ये सारी चीज़ें कोई जगह का सेंस नहीं दे रही हैं, ओके। देन आते हैं विजिट, तो ये जो विजिट है, विजिट, तो विजिट वर्ड जो है यहाँ पर सी विजिटेड द नेशनल पार्क, सी क्या है सब्जेक्ट, विजिटेड क्या है वर्ब, द नेशनल पार्क क्या है ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोलें तो नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है, ठीक है, प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन ही है। तो सी विजिटेड, तो यहाँ पर ये जो विजिटेड है वो वर्ब की जैसे एक्शन कर रहा है, वर्ब की जैसे बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्लेस के सेंस में। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हर विजिट, उसका विजिट, तो हर विजिट क्या है सब्जेक्ट, टू नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या है ऑब्जेक्ट, एंड ये जो टू है ये क्या है प्रीपोजिशन, क्योंकि हर विजिट नाउन के जैसे बिहेव कर रहा है। ऐसे ही रिच वाला, सी रिच्ड इंडिया, तो वो इंडिया पहुँच गई, तो यहाँ पर ये वर्ब के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है रिच्ड के पास, ठीक है। नेक्स्ट है इन या इनटू का यूज़, इन या फिर इनटू का यूज़ कहाँ पर होगा, इन का यूज़ होता है जहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता और इनटू का यूज़ होता है जहाँ पर मीडियम चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये एक क्लासरूम है, तो मैडम जो है वो क्लासरूम में ही चल रही हैं, तो वहाँ पर इन होगा क्योंकि क्लासरूम के अंदर ही है, ठीक है, यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूँ ये जो मैडम है ये क्लासरूम से चल कर अंदर जा रही हैं, तो यहाँ मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सी स्विम इन द रिवर, वह पानी के अंदर तैर रही थी, तो वो ऑलरेडी पानी के अंदर है और तैर रही है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ऑलरेडी है, नो मीडियम चेंज, तो इन का यूज़ किया। लेकिन अगर वहीं पर बोला जाए कि सी डाइव इनटू द रिवर, ये रिवर है
और इसके ऊपर से ये यहाँ से कूदी और इसके अंदर गई, तो क्या यूज़ होगा? इनटू, क्योंकि इस मीडियम से ये इस मीडियम में एंटर की, तो यहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। और यहाँ पर जैसे बोला था मैंने कि टीचर वॉक इन द रूम, यहाँ पर टीचर रूम के अंदर ही चल रही है, तो इन का यूज़ होगा क्योंकि रूम के अंदर ही चल रही है, मीडियम नो चेंज। और अगर जो मैं बोलूँ द टीचर वॉक इन टू द रूम, क्योंकि यहाँ पर टीचर बाहर से रूम के अंदर जा रही है, इसीलिए इन टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। देन द स्केल वॉज इन द पॉकेट, पॉकेट के अंदर ऑलरेडी स्केल है तो इन लगा क्योंकि ऑलरेडी है, नो मीडियम चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये है पॉकेट और इसके अंदर ये स्केल हमने पुट किया, सी पुट द स्केल इनटू द पॉकेट, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू लगेगा, इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। एंड ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है एंड ये भी नाउन है, और इससे पहले प्रीपोजिशन लगता है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है। देन द वाटर इज इन द ग्लास, ये ग्लास है, इसके अंदर पहले से ही पानी भरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इन लगा, मीडियम बदला नहीं है, ऑलरेडी इस मीडियम में पानी भरा हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूँ सी पोर द वाटर इनटू ग्लास, ये ग्लास है, यहाँ से इन्होंने बोतल उठाया और बोतल में से ये पानी इसमें डालने लगे, तो मीडियम बदला, पानी इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर हो रहा है, यहाँ से यहाँ पानी एंटर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू, मीडियम चेंज हुआ इसलिए इनटू लगा। देन फिश वॉज इन द रिवर, ये रिवर है, इसके अंदर ही ये फिश है पहले से ही, ठीक है, तो यहाँ पर इन लगा। लेकिन द फिश जंप इनटू द रिवर, यहाँ पर रिवर में फ़िश पहले से थी लेकिन आपने उसको निकाल लिया था और निकाल करके यहाँ पर रखा था फ़िश को, ठीक है, यहाँ पर टेबल पे मान लेते हैं आपने फ़िश को पानी से निकाल कर रखा था, तो ये फ़िश वापस से इसमें कूद कर चली गई, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर, तो इस रिवर में अगर ये फ़िश कूद कर चली गई तो मीडियम बदल गया, इस मीडियम से इस मीडियम में इसकी एंट्री हो गई, तो यहाँ पर इनटू लगेगा, ठीक है। वैसे ही सोनू वॉज इन ट्रबल, सोनू पहले से ही ट्रबल था, परेशान था, ट्रबल में था, तो इसीलिए इन लगेगा, परेशानी में था पहले से ही तो इन लगा। लेकिन कोई ऐसी बात सुन करके सोनू गोट इनटू द ट्रबल, अभी अभी जस्ट वो ट्रबल में गया है, परेशानी में गया है, तो वहाँ पर इनटू लगेगा। थोड़ी देर पहले वो एकदम नॉर्मल था एंड नाउ कोई बात ऐसी सुनी जिसके बाद वो परेशानी में चला गया, तो यहाँ पर इनटू लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम के साथ टू का यूज़ होता है, थ्रो एंड थ्रू के साथ इन का यूज़ होता है। फ्रॉम के साथ टू का यूज़ कैसे होता है? अगर मैं बोलूँ ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू संस्कृत, तो यहाँ पर फ्रॉम आया इसीलिए यहाँ पर टू आया। ऐसे ही थ्रो और थ्रू के साथ इन लगेगा, मैं बोलूँ ही, यहाँ पर ये थ्रू होगा, ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन, उसने कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंका, इसीलिए इन लगा, ठीक है, थ्रो या थ्रू के साथ इन लगता है। देन ये वाला देखिए कि अपॉन, ऑन, ओवर एंड जंप, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मैं टीचर हूँ, मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर मैंने अपनी बुक रखी है, तो मैं अगर जो किसी से पूछूँ कि मेरी बुक कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा? द बुक इज़ लाई ऑन द टेबल, कि जो बुक है वो टेबल पर है। उसी टाइम सडनली यहाँ पर जो पेंटिंग टंगी हुई थी वो टेबल पर गिरी, तो वो क्या बोलेगा? तो क्या बोलेंगे हम उसको? द पेंटिंग फेल अपॉन द टेबल, अपॉन का यूज़ हुआ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ऑन का, क्योंकि पहले से ही टेबल पर बुक था तो ऑन हुआ, और फेल मतलब गिर कर यहाँ पर पहुँचा तो अपॉन होगा। एंड फिर मैं पूछूं कि ये टेबल के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर ये अगर बोला जाए कि द बल्ब ब्लो ओवर द टेबल, टेबल के जस्ट ऊपर, ये टेबल है एंड इसके जस्ट वर्टिकली ऊपर यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो ओवर द टेबल होगा, ठीक है। देन एट दैट टाइम, एट दैट मूवमेंट, यहाँ पर कोई बिल्ली थी और वो कूद करके यहाँ पर आकर के टेबल पर बैठ गई, तो क्या बोला जाएगा? द कैट जंप ऑन टू द टेबल, ऑन टू का यूज़ होगा। तो आई होप आपको समझ आया कि ओवर, अपॉन, ऑन एंड ऑन टू में क्या डिफरेंस है और कब कब किस किस जगह पर इनका यूज़ होता है। अगर जो ऑलरेडी कोई चीज़ टेबल पर रखी है तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा, अगर कोई चीज़ अचानक से गिर गई है टेबल पर तो अपॉन का यूज़ होगा, अगर जस्ट टेबल के ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ पर वर्टिकली ऊपर है, तो जैसे कि फ़ैन है, हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, तो वहाँ पर
ओवर का यूज़ होगा, यहाँ जैसे कि बल्ब के साथ ओवर का यूज़ हुआ है। एंड अगर जो कोई चीज़ नीचे से जंप करके टेबल पर गया है तो उसको उसके लिए ऑन टू का यूज़ होगा, ठीक है। देन अब हम देखेंगे ओवर, अंडर, एबव एंड बिलो। तो चलिए ओवर से स्टार्ट करते हैं। ओवर क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड होता है, हाइट के सेंस में यूज़ होता है एंड नॉट स्प्रेड होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान है एंड इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर पंखा टंगा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्टिकली है ना, वर्टिकली है, ठीक है। एंड ये हाइट के सेंस में भी है, ठीक है। तो ऐसे ये ओवर का यूज़ होता है, लेकिन ये ओवर का यूज़ अपवर्ड के लिए होता है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ अंडर का यूज़ कैसे होगा? यहाँ पर वो आदमी था, इसके जस्ट ऊपर ये पंखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया ओवर का, क्योंकि इस पर वर्टिकली अपवर्ड था। यहाँ पर ये बैठा हुआ है, इसके जस्ट नीचे जो है एक कैट बैठी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए ये जस्ट वर्टिकली नीचे है, वो वर्टिकली ऊपर था पंखा, और यहाँ पर ये जो कैट है वर्टिकली नीचे है। तो यहाँ के लिए क्या यूज़ होगा? यहाँ के लिए अंडर यूज़ होगा, ठीक है। जस्ट उसके नीचे वर्टिकली, फैली हुई चीज़ नहीं है, जैसे कि फैली हुई चीज़ छत हो गई या फिर कुछ और हो गया, लेकिन यहाँ पर एकदम वर्टिकली पॉइंटेड चीज़ है। तो जैसे तो एग्जांपल देखते हैं, द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। ये यहाँ पर खड़ा है, ये एक इंसान है यहाँ पर खड़ा है, इसके जस्ट ऊपर से एरोप्लेन चली गई। तो एरोप्लेन के साइज़ के मुकाबले इसका जो साइज़ है एकदम पॉइंटेड है, ठीक है, और इसके वर्टिकली ये चली गई। कोई फैलाव का सेंस नहीं, इसका सिर इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है कि इसके ऊपर से जाएगी, तो हम यहाँ पर फैले हुए का सेंस नहीं आएगा। ये एकदम पॉइंटेड चीज़ है, एरोप्लेन बड़ी चीज़ है, उसके मुकाबले ये इंसान तो पॉइंटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन चली गई। वर्टिकली अपवर्ड थी एरोप्लेन और वहाँ से चली गई, तो यहाँ पर ओवर लगेगा। और कहाँ ओवर लगेगा? सी पुट ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। अगर जो यहाँ पर कोई बेबी है, बच्चा है, उसके सर पे बस ला करके ब्लैंकेट इसने रख दिया, तो वर्टिकली इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, या तो वहाँ पर क्या हुआ? ब्लैंकेट रखा है, ब्लैंकेट को उड़ाया नहीं है, फैलाया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, ठीक है। देन यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड में देखते हैं, द रैबिट इज़ अंडर द टेबल। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था, इसके जस्ट वर्टिकली नीचे पॉइंटेड साइज, पॉइंटेड है, कौन है? रैबिट, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर और एज के सेंस में, सोनू इज़ ओवर एज फॉर दिस जॉब। इस एज जो सोनू है वो इस जॉब के लिए ओवर एज हो चुका है, तो यहाँ पर एज है, ओनली एज है। याद रखिए कि सिर्फ एज है, कितना लेवल नहीं बताया गया कि इतने से ऊपर है, इतने से नीचे है, एग्जैक्ट एक लेवल नहीं बता दिया गया, तो यहाँ पर ओनली एज है, तो सिर्फ एज जहाँ पर आए वहाँ पर ओवर का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे रीतू इज़ अंडर एज फॉर दिस जॉब, वो क्या है? इस जॉब के लिए अंडर एज है, अभी छोटी है, और ओवर एज मतलब कि इस जॉब के लिए जितनी क्राइटेरिया चाहिए उससे ज़्यादा एज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है। देन हम आते हैं अबव एंड बिलो पर। अबव होता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या होता है? ऐसा फैला हुआ, स्प्रेड, और एक लेवल की बात होगी, एक लेवल दे दिया जाएगा। जैसे वहाँ पर सिर्फ ऐसे बोला जा रहा था कि अंडर एज, ओवर एज, लेकिन यहाँ पर बोला जाएगा एक 12 ईयर एज, या फिर ऐसे एज दे दिया जाएगा, ठीक है। एक लेवल बता दिया जाएगा कि ये उससे कम है या उससे ज़्यादा है, अभी देखते हैं। देन जैसे कि एबव में क्या? एबव में होगा हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है, एंड बिलो में होगा हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी लेवल की बात आएगी। तो देखते हैं, दे फ्लाई एबव द क्लाउड। क्लाउड क्या है? ये क्लाउड है, ये फैला हुआ है, और जो वहाँ पर इंसान था वो एक पॉइंटेड इंसान था, पॉइंटेड चीज़ थी, इसीलिए वहाँ पर हम ओवर का यूज़ कर रहे थे। पॉइंटेड इंसान के ऊपर से अगर एरोप्लेन जा रही थी तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये बादल फैली हुई चीज़ है, और फैली हुई चीज़ के ऊपर से अगर वो लोग फ्लाई करके जा रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा एबव, ठीक है। और ये इंसान फैला हुआ थोड़ी था, ये इंसान तो एक पॉइंटेड चीज़ है, और इसके ऊपर से एरोप्लेन जा रही है तो ओवर लगेगा। लेकिन वहीं ये जो बादल है वो फैला हुआ है, एंड उसके ऊपर, बादल के ऊपर से कोई एरोप्लेन या फिर वो लोग उड़ कर जा रहे हैं तो एबव लगेगा। समझ आया? देन लेवल, लेवल किस लिए यूज़ होता है? लेवल के सेंस में, जैसे कि सोनू इज़ अबव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन एक लेवल बताया गया, तो पॉवर्टी लाइन एक लाइन है, पॉवर्टी लाइन उससे ऊपर है, तो यहाँ अबव लगेगा। स्प्रेड द क्लॉथ अबव द टेबल, ये टेबल है, इसके ऊपर ये क्लॉथ को ऐसे फैला देना है,
तो उसको क्या बोलेंगे, ये स्प्रेड का सेंस आ रहा है। और वहाँ पर मैंने जब आपको बताया था ओवर वाले केस में, तो वहाँ पर एक चाइल्ड था एंड उसके ऊपर जस्ट ब्लैंकेट लाकर पुट कर दिया गया, फैलाया नहीं गया, या फिर वो लेटा है, या फिर जैसे कि उसके ऊपर उसको उठाया नहीं गया, यहाँ पर टेबल के ऊपर फैला दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अबव का यूज़ हुआ। और वहाँ पर जस्ट उसके ऊपर लाकर रख दिया गया था, तो इसलिए ओवर का यूज़ हुआ था। ठीक है। देन द स्टूडेंट इज अबव 21 ईयर ऑफ एज, वहाँ पर क्या था, ओवर एज था। ऐसे ही ओवर एज लिख दिया गया था, कोई फिक्स या एग्जैक्ट एक लेवल नहीं बताया गया था कि इस वाले इतने साल से ऊपर है या इतने साल से नीचे है। यहाँ पर बता दिया गया है कि वो 21 साल से जो नीचे, मतलब 21 साल से जो ऊपर के एज के बच्चे होंगे वो ही एलिजिबल होंगे बैंक की जॉब के लिए। ठीक है। और वहाँ पर बोला था कि ये ओवर एज है, ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट साल नहीं बताया कि कितने से ये ओवर है। नेक्स्ट, बिलो, बिलो भी लेवल के सेंस में होता है एंड हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड के सेंस में होता है। जैसे कि द सन सेट बिलो द हॉरिजन, सन सेट होता है, ये हॉरिजन्स होते हैं, उसके नीचे ये सन सेट हो गया। ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ ये बादल है एंड बिलो द बादल कोई एरोप्लेन जा रही है। ठीक है। तो ये भी फैली हुई चीज़ है ना बादल, एंड इसके नीचे ये एरोप्लेन जा रही है, तो बिलो होगा यूज़। ठीक है। और वहाँ पर क्या था, एक आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठा है मान लेते हैं, तो वो आदमी पॉइंटेड है और वो पेड़ भी पॉइंटेड है, कोई फैली हुई चीज़ नहीं है। ठीक है। देन द स्टूडेंट बिलो 25 ईयर ऑफ एज कैन टेक द एग्ज़ाम, जिसका एज 25 ईयर से कम है वही एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर भी एक लेवल बता दिया गया है ईयर का, एज का, तो इसलिए इससे पहले यूज़ हुआ है बिलो का। वहाँ पर बताया गया था कि अंडर एज, अंडर एज, तो अंडर एज में क्या होता है कि यहाँ पर कोई फिक्स एक लेवल नहीं बताया गया है, एक ईयर नहीं बता दिया गया है कि इससे कम है वो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स ईयर बता दिया गया है कि 25 साल से कम है, इसीलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है। 25 साल से कम एज का है, इसीलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। देन बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे दबी हुई। जैसे कि ही फाउंड हिज पर्स बीनीथ द पिलो, ये था पिलो और पिलो के नीचे ये पर्स दबा हुआ था। ऐसे रीमा फाउंड हर बुक बीनीथ द ब्लैंकेट, बुक उसका कहाँ दबा हुआ है, ब्लैंकेट के नीचे। ओके। तो ये ओवर, अंडर, बिलो, अबव, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे कि यहाँ पर ओवर जो था वो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड के सेंस में था, वहीं पर ये जो अबव था वो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड के सेंस में था, लेकिन फैले हुए के सेंस में। एंड ये जो ओवर था वो पॉइंटेड के सेंस में था। ऐसे ही अंडर जो था वर्टिकली डाउनवर्ड के सेंस में था और पॉइंटेड भी था, और जो बिलो है वो फैलाव के सेंस में था, हॉरिजॉन्टल था और लेवल बता रहा था। ठीक है। एंड बीनीथ का मतलब तो पता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे दबी हुई। ओके। देन ये होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ख़त्म। अब हम करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर भी ये जो एट है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। जैसे कि शी शॉट अ बर्ड, ये एक बर्ड है, ये पेड़ है, यहाँ पर ये बर्ड बैठी हुई है, तो वो उसके ऊपर निशाना लगा रही है एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में। ठीक है। तो वहाँ पर एट लगेगा क्योंकि बर्ड की डायरेक्शन में वो निशाना लगा रही है, बर्ड मूव नहीं कर रही है, तो वहाँ पर एट लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर टू का यूज़ हमें करना है तो मूव वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी वेंट टू फॉरेस्ट, यहाँ पर ये बाहर, यहाँ पर ये है और यहाँ पर फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो वो अगर सी वेंट, वो फॉरेस्ट में गई, तो इसीलिए टू लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर वेंट, गो, गोज, गोइंग होगा तो वहाँ पर भी क्या लगता है, टू लगता है। ओके। देन टू वर्ड कहाँ लगेगा, जहाँ पर डायरेक्शन भी पता चले। ये वाला था, ये एट लग रहा था डायरेक्शन के लिए और टू लग रहा था मूवमेंट के लिए, टू वर्ड लगेगा डायरेक्शन प्लस मूवमेंट के लिए। तो टू वर्ड का यूज़ कहाँ होता है, टू वर्ड का यूज़ होगा डायरेक्शन प्लस मूवमेंट दोनों में, जहाँ पर डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों बताया जाए वहाँ पर हम टू वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिर्फ डायरेक्शन बताया जा रहा था तो वहाँ हम एट का यूज़ कर रहे थे, सिर्फ मूवमेंट बताया जा रहा था तो टू का यूज़ कर रहे थे। सी वेंट टू फॉरेस्ट, तो वेंट मैंने पहले भी आपको बताया कि वेंट के साथ टू लगता है ना। एंड यहाँ पर मूवमेंट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो इसलिए भी टू लगा है। ओके। तो अगर जो ये एक गर्ल है एंड यहाँ पर ये है, मान लेते हैं टाइगर, ठीक है, टाइगर तो नहीं लग रहा है ये बट मान लो, तो ये टाइगर है, तो ये टाइगर इस तरफ को मूव कर रहा है टूवर्ड द गर्ल, तो ये डायरेक्शन भी है और मूवमेंट भी है, तो इसीलिए क्या लगा, टूवर्ड लगा। ठीक है। फिर बोला गया कि सी वॉक अक्रॉस द रोड, अक्रॉस का यूज़ कहाँ होता है, फ्रॉम
वन साइड टू अनदर साइड। अगर जो ये रोड है तो इस रोड के इस तरफ से इस तरफ, एक साइड से दूसरी साइड अगर ये आई है तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज़ होगा। रोड को पूरा क्रॉस करके आई है तो अक्रॉस होगा। लेकिन वहीं पर अलोंग कहाँ पर यूज़ होता है? साइड के साथ साथ। अगर मैं बोलूँ ये रोड है एंड इस रोड के बगल में ये साथ साथ ऐसे चल रही है तो क्या होगा? सी वॉक अलोंग द रोड। ओके, देन थ्रू का यूज़ कहाँ होगा? थ्रू का यूज़ होगा जैसे यहाँ पर एक पटरी है, उसके बाद यहाँ पर एक टर्नल पड़ रहा है एंड वो एक ट्रेन आई और इसको पूरा ट्रेन पासिस थ्रू द टर्नल, तो टर्नल से ट्रेन पास हुई तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रिपोजिशन ऑफ टाइम अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब जो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये जो ऑफ होता है, ऑफ किस लिए यूज़ होता है? ऑफ यूज़ होता है सेपरेशन बताने के लिए। जहाँ भी किसी चीज़ का अलगाव, दूरी ये पता चले तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी फेल ऑफ द स्टेयर, ये सीढ़ियों से गिर गई। तो सीढ़ियों से गिरी है तो सीढ़ियों से दूर हो रही है, सीढ़ियों से सेपरेट हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ऑफ का यूज़ होगा। साइड एंड बिसाइड्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो बिसाइड का मैंने आपको पहले ही बताया कि बिसाइड जो होता है बगल में इसका सेंस होता है। बिसाइड का मतलब बगल में एंड बिसाइड का मतलब अतिरिक्त। ठीक है, बगल में के सेंस में। जैसे कि देयर इज शॉप बिसाइड माई स्कूल, तो यहाँ पर एक शॉप है मेरे स्कूल के बगल में। वो स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ उसके जस्ट बगल में एक शॉप है। ठीक है, तो बिसाइड किस सेंस में यूज़ हुआ है? बगल में के सेंस में। अगर वहीं पर मैं बोलूँ बिसाइड्स, बिसाइड्स का यूज़ कहाँ होगा? अतिरिक्त। जैसे बिसाइड्स हिंदी सी स्पोक्स इंग्लिश, तो हिंदी के अलावा वो इंग्लिश भी बोल सकती है, हिंदी के अतिरिक्त वो इंग्लिश भी बोल सकती है। तो यहाँ पर बिसाइड अतिरिक्त के सेंस में, एंड ये क्या था? बगल। ओके, अब क्या बचा है यहाँ पर? ये वाला ऑफ। वहाँ पर हमने देखा ओ डबल एफ का मतलब सेपरेशन, यहाँ पर ऑफ। ये वाला जो ऑफ होता है ये ऑनरशिप बताता है, पोजेशन बताता है, रिलेशनशिप बताता है, या फिर सेलेक्ट या चूज़ करना, दो चीज़ों में से एक चीज़ या फिर बहुत सारे में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। वहाँ पर हम वहाँ पर भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कॉज कारण के लिए भी यूज़ करते हैं, और मेड ऑफ मतलब कि किस चीज़ से ये बनी हुई है, तो वहाँ पर भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे कि द हाउस ऑफ राम, तो ये घर किसका है? राम का है। तो यहाँ पर क्या ऑफ, यहाँ पर जो है वो क्या बता रहा है? ओनरशिप बता रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन ओनरशिप बताने के लिए लगा है कि ये जो घर है इसका मालिक कौन है? किसका घर है? ये राम का। ठीक है, ऐसे ही द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये जो चेयर है ये चेयर किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये मेड ऑफ किससे है? किससे बना हुआ है? ओके, देन द सन ऑफ सोनू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, किसका बेटा इंटेलिजेंट है? सोनू का। तो यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है कि सन ऑफ सोनू, तो यहाँ पर भी ऑफ लगा रिलेशन के लिए। ऐसे ही वन ऑफ टीचर वॉज एब्सेंट, बहुत सारी टीचर है स्कूल में, उसमें से कोई एक टीचर एब्सेंट हो गई, तो वहाँ के लिए भी यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, चूज़ किया कि वही एक टीचर है जो एब्सेंट हो गई है, तो वहाँ पर भी हमने क्या लगाया? ऑफ का यूज़ किया सिलेक्शन और चूज़ के लिए। ओके, कोजेस के लिए, कारण बताने के लिए। जैसे कि ही डाई ऑफ कैंसर, अगर कोई किसी डिजीज़ से डेथ होता है किसी का तो वहाँ पर हम ऑफ लगाते हैं। याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि जहाँ पर किसी डिजीज़ से किसी की डेथ होगी वहीं पर सिर्फ हम ऑफ लगाएंगे। ओके, देन देखो, अगर किसी का डेथ एक्सीडेंट से होता है तो वहाँ इन लगाते हैं। अगर किसी का डेथ होता है वाउंड से, चोट लगने से, छोटी सी चोट लगी है और उस चोट की वजह से किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे। सेम या सोरो, सेम का मतलब होता है बेइज्जती, इंसल्ट, और सोरो मतलब होता है दुख। इंसल्ट या दुख की वजह से किसी की डेथ होती है तो वहाँ हम विद का यूज़ करते हैं। हंगर या फेमाइन मतलब भुखमरी से किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ये सेंस आए कि फुट, हम अपने पैरों पर चलकर कहीं गए हैं तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। जैसे कि सी गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि सी गोज़ टू ऑफिस वॉकिंग ऑन फुट, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट वाले सेंटेंस में कभी वॉकिंग का यूज़ नहीं करना है आपको। और फुट पर अगर कोई जा रहा है, अपने पैरों पर चलकर जा रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ ऑन का यूज़ होगा, बाय का यूज़ मत करना है।
कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि बाय फुट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ऑन फुट होगा। ओके, देन व्हीकल, व्हीकल के लिए बाय का यूज़ होता है, जैसे कि सी ट्रेवल बाय ट्रेन, वो ट्रेन से गई, ट्रेन क्या है, व्हीकल है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा। ऐसे ही पर्टिकुलर व्हीकल, अगर जो ओनली मैं बोलूँ कि वो एक व्हीकल से गई जो कि ट्रेन है, ट्रेन से वो गई तो वहाँ पर बाय लगा, लेकिन अगर मैं बोल दूँ ट्रेन का पर्टिकुलर नाम बता दूँ कि कौन से ट्रेन में गई है वो, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे, जैसे कि सी ट्रेवल इन वंदे भारत ट्रेन। ओके, देन अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया इंसान और व्हीकल के केस में। अब हम फिशेज एंड बर्ड्स का देखते हैं। जैसे फिशेज का क्या होता है, फिन होता है, एंड बर्ड्स का क्या होता है, फैदर। तो अगर जो हम बोलें कि बर्ड्स फ्लाई विद फैदर एंड फिश स्विम विद फिन, तो वहाँ पर क्या लगेगा, विद का यूज़ होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं बिटवीन, एमंग, एमंग्स्ट एंड अमाइड, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे कि बिटवीन और एमंग, तो बिटवीन का यूज़ होता है 2 के लिए, और एमंग का यूज़ होता है मोर देन 2 के लिए। लेकिन ये कहाँ पर यूज़ होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट, जहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए उससे पहले। और एमंग्स का यूज़ होता है मोर देन 2 लेकिन बिफोर वोवल, जहाँ पर वोवल से कोई वर्ड शुरू हो रहा है उससे पहले हम एमंग्स लगाएंगे। जहाँ पर कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू हो रहा है उससे पहले हम एमंग लगाएंगे, लेकिन मोर देन 2 का सेंस आना चाहिए, और बिटवीन और 2 के लिए यूज़ होता है। जैसे कि द इन्वेस्टर्स डिवाइड द मनी बिटवीन देमसेल्फ, तो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर लिख लो द इन्वेस्टर्स राम एंड श्याम। तो यहाँ पर तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो जो 2 इन्वेस्टर्स हैं वो राम और श्याम है, और वो आपस में पैसे बांट रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बिटवीन लगा। ठीक है, एंड और बिटवीन कहाँ पर लगता है, बिटवीन का यूज़ होता है एंड, जिस सेंटेंस में एंड आ जाए वहाँ पर भी बिटवीन का यूज़ होगा, वहाँ पर एमंग का यूज़ मत करना गलती से भी। जैसे कि द डिबेट इज़ हीटेड बिटवीन पार्टी ए, एंड आया यहाँ पर, एंड पार्टी बी, तो यहाँ पर अगर बोला जाए, यहाँ पर बिटवीन और एमंग्स में आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको यूज़ करना है बिटवीन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एंड आ गया, तो आपको ये पता चला कि बिटवीन का यूज़ होगा जहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई चीज़ दिया जाए, बांटा जाए, तो वहाँ पर बिटवीन, एंड जहाँ पर एंड का यूज़ हुआ होगा वहाँ पर भी बिटवीन उस सेंटेंस में। और हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और कहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने साथ बिटवीन लेते हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, चूज बिटवीन, डिवाइड बिटवीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन, और डिफरेंस बिटवीन, और लिंक बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ बिटवीन हमेशा लगता ही है, जैसे कि सी डिड नॉट चूज बिटवीन द सूट। इतने सारे सूट्स की कलेक्शन है कि वो चूज़ ही नहीं कर पा रही है कि ये ले या वो ले। इतने सारे नहीं, मतलब कि जो सूट है, जो 2-3 सूट हैं, जो भी सूट है उसके पास, तो उसमें से वो चूज़ नहीं कर पा रही है, चूज़ बिटवीन। ओके, तो कहाँ कहाँ पर लगेगा बिटवीन, आपको क्लियर हुआ। पहला लगेगा 2 के साथ, दूसरा लगेगा जहाँ पर एंड हो, और तीसरा लगेगा जहाँ पर ये सारे वर्ड्स हो। अब हम देखते हैं एमंग और एमंग्स्ट में। तो एमंग और एमंग्स्ट दोनों ही मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, लेकिन एमंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, और एमंग्स जो होता है वो वोवल से पहले लगता है। और एमंग काउंटेबल के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न एमंग फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं और उनके बीच में कन्फ्यूज़न है। कि अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो एफ़ है, एफ़ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इससे पहले क्या लगा है, एमंग लगा है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न एमंगस्ट अस, तो यू जो है, ये यू वो क्या है, वोवल है, इसीलिए इससे पहले क्या लगा है, एमंगस्ट लगा है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। जैसे कि सी शेयर द स्वीट एमंग गर्ल्स, तो ये जो जी है, ये जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इससे पहले क्या लगा है, एमंग लगा है। ओके, देन अब हम देखते हैं अमाइड। अमाइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो अमाइड का यूज़ काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्लेस के सेंस में होता है। चाहे वो चीज़ काउंटेबल हो, चाहे वो चीज़ अनकाउंटेबल हो, लेकिन होगा किस सेंस में, प्लेस के सेंस में, ऑलवेज प्लेस के सेंस में ही होगा, और किसी सेंस में नहीं होगा। एंड एमंग और अमाइड में यही अंतर है, जो एमंग होता है वो चीज़ों के सेंस में होता है, और जो अमाइड होता है वो प्लेस के सेंस में होता है। एंड जो एमंग होता है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जो अमाइड होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सी सीटिंग अमाइड गर्ल, तो ये सीटिंग बैठ ही है वो कहाँ पर, गर्ल्स के बीच में, तो यहाँ पर अमाइड का यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि एक जो जगह है वहाँ पर ही उसी का सेंस तो आ रहा है, प्लेस का सेंस आ रहा है, बैठी है, तो इसीलिए यहाँ अमाइड का यूज़ होगा। फिर इट वॉज हार्ड टू हियर अमाइड ऑल द चीयरिंग, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है और शोर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शोर को काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर अमाइड लगा है। ठीक है, प्लेस का सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अमाइड इसलिए लगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। समझ आया,
यहाँ पर एमंग का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए और प्लेस के सेंस में नहीं होता इसका यूज़। काउंटेबल के लिए होता है लेकिन प्लेस के सेंस में नहीं होता। ये काउंटेबल के लिए भी होता है, प्लेस में भी होता है और अनकाउंटेबल में भी होता है। इस वाले में प्लेस का सेंस आ रहा है, इसमें अनकाउंटेबल का सेंस आ रहा है। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने सब कुछ कवर कर लिया। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का पोजीशन पता किया हमने, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस देखे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देखा, ऑफ कहाँ यूज़ होता है ये देखा, बिसाइड्स कहाँ यूज़ होता है ये देखा, देन नॉर्मल ऑफ एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिटवीन, एमंग, एमंग्स्ट, अमाइड, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो यहाँ पर होता है हमारा प्रीपोजिशन ख़त्म। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर जो आपको ये माइंड मैप्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ से आप फ्री में एक्सेस आपको मिलेगा, इस माइंड मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इससे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं, क्योंकि माइंड मैप्स का हेल्प तब होता है जब हमारा जैसे कि एग्ज़ाम है, 2-3 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए। अब हम पूरी की पूरी बुक तो पढ़ेंगे नहीं या पूरा का पूरा नोट तो पढ़ने जाएंगे नहीं। तो ये जो माइंड मैप होते हैं, तो इन माइंड मैप से हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं और ये हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाते हैं। तो अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोबारा यही बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।